जय हिंद फ्रेंड्स, मैं शिव आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आरआरबी एनटीपीसी की जो है एग्ज़ाम चल रही है और प्रत्येक शिफ्ट में जो है जीके से संबंधित जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उसे हम डिस्कस करते जा रहे हैं। तो आज जो है फ्रेंड्स इस वीडियो में हम 19 जनवरी 2021 को प्रथम पाली यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन जीके से संबंधित आए हैं और ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और इसी प्रकार के जो है क्वेश्चन जीके से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट भी हो रहे हैं। तो आप जो है एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर उससे पहले इस वीडियो को देख के जाए ताकि एग्ज़ाम में जो है अच्छा से अच्छा स्कोर किया जा सके। तो चलिए दोस्तों, जो है बिना समय के बाद शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है। तो फ्रेंड्स, गेहूं उत्पादक देश की बात करें, विश्व में सबसे बड़ा जो है गेहूं का उत्पादक देश जो है फ्रेंड्स चाइना है। जबकि दूसरे नंबर पर बात करें तो दूसरे नंबर पर जो है भारत है। दूसरे नंबर पर जो है गेहूं उत्पादक देश भारत है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो ये तो विश्व लेवल पर बात हो रही थी, वर्ल्ड स्तर पर बात हो रही थी। अपने भारत में बात करें फ्रेंड्स, तो भारत में जो है फ्रेंड्स गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यूपी है। गेहूं का जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यूपी है। उसके बाद यूपी की बात करें फ्रेंड्स, तो यूपी जो है आलू उपजाने में भी सबसे आगे है और उसके साथ साथ जो है ये गन्ना उपजाने में भी सबसे आगे है। तो ये जो है तीन आप याद रख सकते हैं कि आलू, गन्ना और गेहूं में जो है भारत में जो है यूपी सबसे, उत्तर प्रदेश जो है सबसे आगे है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो भारत का जो है मुख्य खाद्य फसल चावल और गेहूं है। तो दूसरे नंबर पर गेहूं आता है। तो चावल की बात करें फ्रेंड्स, तो चावल में जो है सबसे आगे वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में जो है सबसे अधिक चावल की खेती की जाती है। तो वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक चावल की खेती की जाती है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स विश्व स्तर पर, तो गेहूं के उत्पादन में चाइना सबसे आगे है। दूसरे नंबर पे इंडिया है। तीसरे नंबर पे रसिया है। और एक और महत्वपूर्ण बात फ्रेंड्स कि ये याद रखना है कि इंडोनेशिया में जो है गेहूं की खेती नहीं की जाती है। तो ये जो है इससे संबंधित अन्य फैक्ट्स थे। उसके बाद फ्रेंड्स ये पूछा गया है अगला क्वेश्चन कि भारत का पहला वायसराय यानी कि फर्स्ट वायसराय कौन था। तो फर्स्ट वायसराय की यहाँ पर बात हो रही है। तो फर्स्ट वायसराय जो है फ्रेंड्स 1857 की क्रांति के बाद बनता है फर्स्ट वायसराय। तो इससे पहले जो है बात करें फ्रेंड, तो लॉर्ड डलहौजी था वायसराय से पहले, जो कि अंतिम गवर्नर जनरल था। तो अंतिम गवर्नर जनरल जो है भारत के जो है लॉर्ड डलहौजी था। जब पहले वायसराय की बात करें तो ये जो है लॉर्ड कैनिंग जो है ये पहला वायसराय था, जो कि 1857 की क्रांति के समय जो है वायसराय था और गवर्नर था और बाद में वायसराय बना। तो अंतिम गवर्नर जनरल, सॉरी वो दोस्तों, ये क्या कहते हैं, डलहौजी जो है अंतिम गवर्नर जनरल नहीं था, वो जो है अंतिम गवर्नर जनरल भी कैनिंग ही था और प्रथम वायसराय भी कैनिंग ही था। और ये जो है 1857 के क्रांति की बात है। 11 मई 1857 को जो है ये क्रांति हुआ था। दिन जो है रविवार का था। और इस क्रांति में बात करें फ्रेंड्स, तो ये लॉर्ड कैनिंग की बात करें फ्रेंड्स, तो इन्होंने जो है इलाहाबाद में 1858 में भारत परिषद अधिनियम आया था और उसमें जो है 1858 में इसने जो है घोषणा पढ़ा था लॉर्ड कैनिंग ने। और इसी घोषणा में जो है फ्रेंड्स भारत में जो है ब्रिटिश शासन जितना था उसका जो है उस पर जो है कंपनी का नियंत्रण समाप्त कर दिया गया, ख़त्म हो गया। इसी में लॉर्ड कैनिंग ने ही यह घोषणा पढ़ा था। और उसके बाद ये नियंत्रण समाप्त होने के बाद भारत का जो है ब्रिटिश शासन वाले जो इलाके थे वो जो है सीधे जो है महारानी के हाथ में चला गया, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में जो है यह चला गया। तो ये सारे फैक्ट जो है कैनिंग से संबंधित आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन सी योजना जो है भारत में 100 दिनों के काम की गारंटी प्रदान करती है। तो ये जो है एक प्रकार का जो है योजना है जो कि एक कानूनी गारंटी प्रदान करती है, कानूनी रूप से गारंटी प्रदान करती है कि जो भी जो है इसके वर्कर होंगे उसको 100 दिन का काम मिलेगा ही मिलेगा एक वित्तीय वर्ष में, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में जो है फ्रेंड्स 100 दिन का काम मिलेगा ही। और ये बात हो रही है फ्रेंड्स मनरेगा की। मनरेगा वही मनरेगा जिसका जो है 7 सितंबर 2005 को जो है यह अधिनियम लाया गया था, यह विधेयक जो है लाया गया था 7 सितंबर 2005 को। और ये जो है फ्रेंड्स एक साल में जो है 100 दिन कम से कम काम उपलब्ध करवाता है और 220 रुपया जो है न्यूनतम जो है सांविधिक न्यूनतम मजदूरी जो है इसकी 220 रुपया इसमें दिया जाता है मजदूरों को। उसके बाद बात करें फ्रेंड, तो इसमें जो है 1/3 जो है जितना भी काम है, इसमें जितना भी काम लगेगा उसमें से 1/3 काम जो है महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड, तो पहले इसको जो है फ्रेंड्स नरेगा सीधे कहा जाता था, मनरेगा नहीं कहा जाता था, पहले नरेगा कहा जाता था। और
अक्टूबर 2009 से जो है इसे मनरेगा कहा जाने लगा। तो मनरेगा का जो है फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ये जो है मनरेगा का फुल फॉर्म होता है और ये जो है एग्जैक्टली रूप से चूँकि 7 सितंबर 2005 को यह अधिनियम आया था, लेकिन लागू करने की बात करें फ्रेंड तो 2 फरवरी 2006 को जो है वो अपने देश के जो है लगभग 200 जिलों में जो है यह मनरेगा कार्यक्रम शुरू किया गया। तो ये भी जो है बात आप यहाँ ध्यान रख सकते हैं और ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है एग्जाम में, तो ये भी जो है आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड तो 2008 के बाद जो है देश के सभी जिला में इसको शुरू कर दिया गया। उसके बाद फ्रेंड्स बात करें अगला क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि लॉर्ड डलहौजी ये कैनिंग से पहले थे, तो कैनिंग से पहले थे ये कौन सी हड़प नीति शुरू की? तो व्यापगत का सिद्धांत, यानी कि गोद प्रथा जो है निषेध कर दिया। यानी कि पहले राजा सब जो होते थे तो वो उनका अगर कोई पुत्र नहीं होता था तो वे जो है दूसरे बच्चे को गोद लेते थे और उसी को राजा घोषित करते थे। तो लॉर्ड डलहौजी जो है ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने जो है इसे निषेध कर दिया कि अब आप गोद नहीं ले सकते, अब आप बच्चे को गोद नहीं ले सकते। तो इसे जो है व्यापगत का सिद्धांत कहते हैं या डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स कहते हैं या इसको गोद प्रथा कह लीजिए। तो ये सारे जो है ये जो है लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया और सबसे पहले जो है जिस राज्य को इसके तहत जो है इन्होंने गोद प्रथा निषेध के तहत, तो वो सबसे पहला राज्य जो है 1848 में सतारा था। तो सतारा था, उसके बाद संभलपुर, फिर इसी प्रकार जो है झांसी को भी जो है इसी के द्वारा जो है हड़प लिया गया। उसके बाद बात करें तो बर्मा के भी कुछ क्षेत्र को हड़पा गया था। उसके बाद अवध को भी जो है कुशासन का आरोप लगा के इसको भी जो है हड़प लिया गया। तो लॉर्ड डलहौजी के काल में जो है ये सारा काम हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल की बात करें फ्रेंड तो 1848 से लेकर 1856 तक ले जो है इनका कार्यकाल था। 1848 से 1856 तक इनका कार्यकाल था। और लॉर्ड डलहौजी से पहले फ्रेंड्स हार्डिंग थे, यानी लॉर्ड डलहौजी से पहले जो गवर्नर जनरल थे वो थे हार्डिंग। ये जो है भारत में सुधार के लिए जाने जाते हैं। लॉर्ड डलहौजी बहुत सारे सुधार किए इन्होंने, सामाजिक सुधार, व्यावसायिक सुधार, सिंचाई का सुधार, सैनिक विभाग का सुधार, पीडब्ल्यू, अभी हम लोग जो पीडब्ल्यू जानते हैं पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, यानी कि नागरिक निर्माण विभाग की बात करें, पब्लिक निर्माण व लोक निर्माण विभाग की बात करें तो ये भी जो है फ्रेंड्स ये डलहौजी के समय ही शुरू हुआ था। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने काम किया। उसके बाद रेलवे का शुरुआत जो है इन्हीं के काल में आया। 16 अप्रैल 1853 को जो है रेलवे जो है मुंबई से थाने तक चली लगभग 32-34 किलोमीटर के सफ़र में। तो ये भी जो है लॉर्ड डलहौजी के काल में ही आया। उसके बाद डाक व्यवस्था जो है 1954 में एक एक्ट आया था, अधिनियम आया था और उस अधिनियम से जो है डाक व्यवस्था का शुरुआत भी जो है लॉर्ड डलहौजी के ही काल में आया। और इसके बाद जो है 1857 की क्रांति आती है और फिर जो है लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय बनते। तो ये सब जो है कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे फ्रेंड्स। तो ये लॉर्ड डलहौजी से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है। आगे अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो अभी पिछले एग्जाम में पूछा गया था कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो बॉक्साइट का हम लोगों ने लगाया था कि उड़ीसा जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो उसी प्रकार अब ये क्वेश्चन पूछा गया कि अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक जो है आंध्र प्रदेश है। उसके बाद फ्रेंड्स झारखंड है और फिर बिहार है। तो उसके बाद झारखंड और बिहार थे। इस प्रकार हम याद रख सकते हैं कि अभ्रक का जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। उसके बाद ये अभ्रक की बात करें तो ये जो है कायांतरित और अग्न्य चट्टान में जो है ये पाया जाता है। उसके बाद बात करें फ्रेंड तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि CLI इसका फुल फॉर्म क्या है? तो कमांड लाइन इनपुट, ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन को निष्पादित करने के लिए टेक्स्ट इनपुट को स्वीकार करता है। कौन? CLI। तो कमांड लाइन इनपुट जो है इसका फुल फॉर्म होता है। ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन थे। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है लॉन्च व्हीकल नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा गया कि कौन सा लॉन्च व्हीकल नहीं है। तो इसमें PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ये है। GSLV तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ये भी है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो ASLV यानी कि ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ये भी है। तो ये तीनों जो है ये कैरियर है जो किसी सैटेलाइट को लॉन्च करने का कार्य करते हैं। तो PSLV, GSLV, ASLV ये सब जो है एक प्रकार से कैरियर कर सकते हैं। जिस प्रकार से साइकिल में कैरियर होता है उसी प्रकार से किसी आदमी को ढोने काम आता है, उसी प्रकार से ये भी जो है कैरियर होता है और इस कैरियर से जो है सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। तो उपग्रहों को जो है
स्काई में लॉन्च किया जाता है। तो इसमें फ्रेंड्स ये तीनों जो है एक बात करते हैं तो ये तीनों जो है फ्रेंड्स ये लॉन्च वाहन है, यानी कि लॉन्च व्हीकल है, जबकि MSLV जो है ये लॉन्च व्हीकल नहीं है। तो MSLV जो है इसका इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल जो है 1919 ईस्वी को हुआ था। तो 1919 ईस्वी को जो है ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और जो अमृतसर के जो है एक प्रशासक थे माइकल ओडायर, इन्हीं ने जो है 73 लोगों पर जो है गोलियां बरसाई थी। लगभग जो है फ्रेंड्स 20 मिनट में 1650 राउंड जो है इसमें गोली चला था। लगभग जो है 1 से 2 हज़ार के करीब जो है लोग मारे गए थे। इसमें छोटे छोटे बच्चे भी मारे गए थे और इसमें काफ़ी लोग जो है कुआं में कूद कर अपना जान दे दिए थे। कुआं में भी काफ़ी लोग मारे गए थे। तो इसी डेट को 13 अप्रैल को ही जो है फ्रेंड्स 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी, इनका जन्म जो है पटना में हुआ था, बिहार के पटना में, पटना साहिब के नाम से जानते हैं हम लोग उसे। तो पटना साहिब में जो है गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के 10वें गुरु है और इन्होंने जो है खालसा पंथ की स्थापना 13 अप्रैल 1699 को की थी। तो इसी दिन जो है 13 अप्रैल के दिन ऐसे आप याद रख सकते हैं। और जालियांवाला जो बाग हत्याकांड था वो इसके जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ, वो हुआ इसलिए कि 13 अप्रैल 1919 को जो है बैसाखी का दिन था और बैसाखी जो है पंजाब वगैरह के इलाके में काफ़ी जो है फेमस त्यौहार होता है। तो उसी दिन जो है सारे लोग जो है बाग में इकट्ठा हुए थे और हुआ यह था कि 9 तारीख को जो है ये डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, ये दोनों जो है, जो कि रॉलेट एक्ट आया था 1918 में 1718 में, वो तो उसी का जो है विरोध कर रहे थे, क्योंकि वह एक काला कानून था जिसमें जो है न वकील न दलील वाली बात थी। तो इसलिए जो है उसके विरोध में ये लोग जो है उस गार्डन में इकट्ठा हुए थे, जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। और उसी इकट्ठे भीड़ को जो है घेर कर माइकल ओडायर ने जो है गोलियां चलवाई, जिसमें जो है काफ़ी लोग मारे गए थे। इसी जब ये विद्रोह, यह जो विध्वंस हो चुका, यह जब विभत्स हो चुका, तो इसके बाद जो है सरकार ने जो है इस विभत्स से बचने के लिए, इस पर पर्दा डालने के लिए जो है और इसकी जांच के लिए जो है एक समिति की जो है नियुक्ति की। तो उस समिति का नाम था हंटर कमीशन जो है उस समिति का नाम था। तो ये बात जो है आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि एक पेटाबाइट कितने टेराबाइट के बराबर होता है। तो एक पेटाबाइट फ्रेंड्स ये जो है 224 टेराबाइट के बराबर होता है। एक पेटाबाइट जो है फ्रेंड्स 224 टेराबाइट के बराबर होता है। 224 टेराबाइट का मतलब ये हुआ कि 10 लाख जीबी के बराबर होगा लगभग। और अभी तक जो है बात करें फ्रेंड्स तो इतना जो है जीबी स्टोरेज करने वाला कोई भी डिवाइस जो है अभी तक इन्वेंट नहीं हुआ है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और ये कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री का ऑस्कर 2020 ये किसने जीता। तो सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री का ऑस्कर 2020 की बात करें फ्रेंड तो ये जो है रेनी जलवेगर जूरी, इन्होंने जो है जीता है। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्रिस्टलीकरण विधि, इससे पूछे क्वेश्चन। तो क्रिस्टलीकरण जो विधि होता है ये होता है ठोस पदार्थ को जो है शुद्ध करने की, यानी कि ठोस पदार्थ में अगर कोई विलय हो जाता है तो उस विलय को जो है शुद्ध करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड तो अगला क्वेश्चन नंबर 12 और ये पूछा जा रहा है कि ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभयारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्वेश्चन आ गया। और काफ़ी क्वेश्चन जो है नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से आते हैं, तो एग्जाम देने जाए तो इससे पहले इसे ज़रूर देख के जाए। तो ये जो है ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य की बात करें फ्रेंड तो ये जो है कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में। और कर्नाटक में जो है टोटल 12 वन्यजीव अभयारण्य है, जिसमें जो है कावेरी वन्यजीव अभयारण्य, अंसी, कुंद्रेमुख वन्यजीव अभयारण्य, नागरहोल वन्यजीव अभयारण्य, बनरघट्टा वन्यजीव अभयारण्य, पुष्पगीर वन्यजीव अभयारण्य, ये सारे वन्यजीव अभयारण्य जो है कर्नाटक में ही है। और ये जो है कर्नाटक राज्य में है और कर्नाटक में स्थित है, जो कि वेस्टर्न घाट का हिस्सा है। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि माधवपुर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो माधवपुर मेला जो है फ्रेंड्स गुजरात के पोरबंदर जिला में आयोजित किया जाता है। माधवपुर मेला फ्रेंड्स गुजरात के पोरबंदर जिला में आयोजित किया जाता है और जो कि अप्रैल 2020 के, माने कि अभी 2020 के पिछले 2020 के फर्स्ट वीक में इसे मनाया गया था। और इसे जो है कृष्ण रुक्मिणी के जो है प्रसंग के लिए जो है इसे कृष्ण और रुक्मिणी से संबंधित प्रसंग के लिए जो है माधवपुर मेला को मनाया जाता है। तो ये बात जो है आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि
ई वे बिल किससे संबंधित है? तो ई वे बिल जो है फ्रेंड्स ये जीएसटी संग्रह से संबंधित है। ई वे बिल जो है पोर्टल पर उत्पन्न होने वाले माल की आवाजाही के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीका का बिल है कि जितना भी माल जो है एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य और जाते हैं तो इन सब के लिए जो है इस ई वे बिल के द्वारा जो है वो जो है रिसिप्ट मिलता है। तो जीएसटी पंजीकृत व्यक्ति जो है किसी ऐसे वाहन में माल परिवहन नहीं कर सकता जिसका जो है मूल्य रुपये से अधिक है। ई वे बिल के बिना जो है 50,000 से जो ई वे बिल लिस्ट जो कि 50,000 का जो है एक चालान उत्पन्न करता है, तो उससे जो है अधिक का जो है नहीं कर सकता। तो ई वे बिल इस प्रकार समझ सकते हैं और ये जो है जीएसटी से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर की बात करते हैं और वर्तमान लोकसभा स्पीकर जो है फ्रेंड्स ओम बिरला जी हैं, जो कि कोटा सीट से जो है लोकसभा सांसद हैं। तो ओम बिरला जी की बात करें तो इससे पहले जो है सुमित्रा महाजन जी लोकसभा स्पीकर रही हैं और उससे पहले मीरा कुमार थी जो कि बिहार के सासाराम से थी और लोकप्रिय मंत्री जो है जगजीवन राम की जो है बेटी हैं मीरा कुमार, जो कि प्रथम लोकसभा महिला स्पीकर रही हैं। तो ये बात करें फ्रेंड लोकसभा स्पीकर की, तो अभी जो लोकसभा जो अध्यक्ष है ओम बिरला, इनका चुनाव जो है संसद के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। संसद के सदस्यों द्वारा ही जो है फ्रेंड्स लोकसभा स्पीकर का चुनाव किया जाता है। तो जब भी जो है फ्रेंड्स चुनाव होता है तो सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर की चुनाव की जाती है और प्रोटेम स्पीकर जो है लोकसभा को शपथ दिलवाने के बाद और लोकसभा अध्यक्ष का जब चुनाव हो जाता है तो प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है और लोकसभा अध्यक्ष जो चुने जाते हैं वो जो है संसद की सारी कार्यवाही को हैंडलिंग करते हैं। और उसके बाद बात करें फ्रेंड तो लोकसभा स्पीकर से संबंधित ये भी क्वेश्चन याद रखना है कि ज्वाइंट मीटिंग की जो है अध्यक्षता ये लोकसभा स्पीकर ही करते हैं, तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। आगे क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रंथि जो है ये मानव में वृद्धि हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन की बात करें तो पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ये जो है वृद्धि हार्मोन से संबंधित है। और जानिए इसको कि मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? तो ये जो है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में, भोजन को ऊर्जा में कन्वर्ट करने में, हमारे किडनी में यानी कि गुर्दा में जो जल का अवशोषण होता है उसमें जो है एडीएच स्राव करता है जिससे जल का अवशोषण होता है। तो ये सब कार्य करने में जो है ये पिट्यूटरी ग्रंथि का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट भूमिका है, महत्वपूर्ण रोल है, इसलिए जो है इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि इडुक्की बांध ये किस नदी पर स्थित है? तो इडुक्की बांध की बात करें तो ये जो है पेरियार नदी पर स्थित है। इडुक्की बांध कहाँ स्थित है? तो ये जो है पेरियार नदी पे स्थित है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो भाखड़ा नांगल बांध की बात पूछी जाएगी तो वो जो है हिमाचल प्रदेश में है। सरदार सरोवर बांध ये जो है गुजरात में है, जिस पर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बना हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। उसके बाद हीराकुंड की बांध की बात की जाए तो ये जो है उड़ीसा में है हीराकुंड बांध। उसके बाद नागा अर्जुन बांध ये तेलंगाना में है। जोग बांध की बात करें, जोग जलप्रपात जो कि कर्नाटक के शरावती नदी में, तो इन सब भी बांध को आप याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा टर्मिनल स्थित है? तो किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल की यहाँ पर बात पूछी जा रही, तो बस टर्मिनल जो है एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल जो है चेन्नई में है। तमिलनाडु के चेन्नई में जो है एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि विक्टोरिया झरना जो है इसका उद्गम स्थल कौन सी नदी है? तो विक्टोरिया झरना जो कि अफ्रीका में पड़ता है और इसका उद्गम स्थल जो है ये जाम्बेजी नदी जो है इसका वो उद्गम स्थल है। तो फ्रेंड्स ये जो विक्टोरिया जो जलप्रपात है इसे जो है विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक माना जाता है इसे। और ये जो है इसे जो है वहाँ स्थानीय भाषा में इसे मोसी ओवा तुल्या कहा जाता है। मोसी ओवा तुल्या कहा जाता है, जिसे धुआं जो गरजे इस टाइप से जो है इसे कहा जाता है। और यह जो है संसार का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। उसके बाद इसलिए जो है इसे पानी का पर्दा भी कहा जाता है क्योंकि यह संसार का सबसे बड़ा जलप्रपात है। उसके बाद बात करें फ्रेंड तो नवंबर 1855 में जो है एक यात्री था डेविड लिंगस्टोन नाम का यात्री, जो कि नवंबर 1855 में यहाँ गया था। तो यहाँ पर जाने के उपरांत ही जो है इन्होंने जो है ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के नाम पर जो है इस फॉल का नाम जो है विक्टोरिया फॉल रखा, यानी विक्टोरिया झरना रखा, जो कि जाम्बेदी नदी जो है इसका उद्गम स्थल है। अगला बात करें कि जाए फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन यह है कि गांधी जी अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो गांधी जी जो अफ्रीका से भारत फ्रेंड्स ये 9 जनवरी 1915 को आए थे। सबसे पहले ये जानिए कि गांधी जी अफ्रीका गए क्यों थे? तो गांधी जी जो है फ्रेंड्स 1891-93 के करीब जो है फ्रेंड्स गांधी जी अफ्रीका एक गुजरात के व्यापारी का केस लड़ने गए थे अफ्रीका। और केस
लड़ने के उपरांत जो है गांधी जी चूँकि बैरिस्टर थे, वकील थे, तो केस लड़ने अफ्रीका गए थे और केस लड़ के वहाँ से वापस आए। 9 जनवरी 1915 को आए और इसी 9 जनवरी को जो है चूँकि गांधी जी प्रवास किए थे, इसलिए जो है प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को इसी गांधी जी के आगमन के जो है इस खुशी में मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। तो ये भी जो है अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तो 1915 में जो है गांधी जी के 9 जनवरी को आने के उपरांत में ये जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो तोरा बोरा ब्लैक केव, ये ब्लैक केव जो है, ये तोरा बोरा ब्लैक केव ये कहाँ पर स्थित है? तो तोरा बोरा ब्लैक केव फ्रेंड्स ये अफगानिस्तान में स्थित है। तोरा बोरा ब्लैक केव फ्रेंड्स कहाँ स्थित है? ये जो है अफगानिस्तान में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में जो है फ्रेंड्स CH3COOH अम्ल पाया जाता है। यानी कि सिरका में बात करें फ्रेंड्स, तो ये जो है एथेनोइक अम्ल इसे कह सकते हैं, एथेनोइक अम्ल कहते हैं, और या कार्बनिक अम्ल कहिए। ये जो है स्वाद को जो है खट्टा तीखा बना देता है, तो इसे एथेनोइक अम्ल हम कह सकते हैं, एथेनोइक अम्ल। तो सिरका में जो है एथेनोइक अम्ल पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि कौन सा देश 2021 में संयुक्त राष्ट्र के COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो 2021 में जो है संयुक्त राष्ट्र के COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन की मेजबानी फ्रेंड्स स्कॉटलैंड में जो है ग्लासगो नाम का एक जगह है। तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में जो है यह COP26 आयोजित किया जाएगा। और बात करें फ्रेंड्स, तो ये जो है इसके आयोजनकर्ता में जो है UNFCCC शामिल होते हैं, जिसके वर्तमान UNFCCC यानी कि UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फॉरेस्ट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये जो है इसके जो वर्तमान महासचिव की बात करें, तो वर्तमान महासचिव जो है फ्रेंड्स पेट्रिसिया एस्किनोसा जो है वर्तमान महासचिव है। और ये जो है स्कॉटलैंड में ये 10 दिन का आयोजन होने वाला था, ये COP21 के। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड, तो भारतीय मूल के जो है आलोक शर्मा इस COP26 में जो है अध्यक्ष बने हैं। तो ये भी बात आप ध्यान रख सकते हैं और ये क्वेश्चन में आ सकता है परीक्षा में। तो भारतीय मूल के जो है आलोक शर्मा नाम है और ये आलोक शर्मा जी जो है इसके अध्यक्ष बने हैं। तो 2021 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि UNFCCC जिसे COP26 के रूप में भी जाना जाता है, 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है। यह यूनाइटेड किंगडम की अध्यक्षता में, यानी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? यूके। और वो यूके से कौन कर रहा है? वो आलोक शर्मा। और 1 से 12 नवंबर 2021 तक जो है ये स्कॉटलैंड के कहाँ ये आयोजित होने वाला है? ग्लासगो में आयोजित होने वाला। उसके बाद बात करें फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन ये है कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत जो है रीट जारी कर सकता है, जो कि एक मूल अधिकार है। अनुच्छेद 32 जो है मूल अधिकार के अंतर्गत आता है और अनुच्छेद 32 के तहत जो है 5 तरह के रीट जारी किए जाते हैं, जो कि बंदी प्रत्यक्षीकरण 1, परमादेश 2, प्रतिषेध 3, अधिकार परीक्षा 4, उसके बाद उत्प्रेषण 5, पर बंदी प्रत्यक्षीकरण 1, परमादेश 2, प्रतिषेध 3, अधिकार परीक्षा 4 और उत्प्रेषण 5। तो इस 5 प्रकार के जो है रिट सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत जो है जारी किए जाते हैं फंडामेंटल राइट के हनन होने पर या अन्य मामलों पर। तो ये जो है फ्रेंड्स 19 जनवरी के प्रथम पाली में पूछे गए कुछ क्वेश्चन थे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।